अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अस्करी तसादुम और शदीद कशीदगी के बाद आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से बातचीत की है, जहां आर्मी चीफ ने पानी, कश्मीर और बलूचिस्तान समेत तमाम मामलात पर तफसीली मौक़िफ़ दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मौक़ा हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मौक़ा हक सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत नाकाम हो चुका है, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता जुल्म और तासुब है। मसला कश्मीर आलमी सतह का मसला है। पाकिस्तान को ऐसे मजबूत रियासत बनाना है जहां तमाम इदारे बगैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर को आज 19 दिन हो गए हैं और यह सीज़ फायर अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी में हुआ था। अगरचे भारतीय हुकूमत इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन खुद वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप को दावों पर रद्द अमली नहीं दे रहे हैं। मगर सदर ट्रंप नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी करते हुए आए दिन सीज़ फायर का क्रेडिट ले रहे हैं और अब उन्होंने इस सीज़ फायर को टैरिफ्स के मुकदमे में अदालती दलील के तौर पर भी पेश कर दिया है। और भारत में अब यह तज्जिया हो रहा है कि सदर ट्रंप का सीज़ फायर का दावा अब महज ज़बानी दावा नहीं रहा, बल्कि डॉक्यूमेंटेड हो गया है। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने गुज़िश्ता हफ्ते कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टैरिफ से मुतालिक इख्तियारात को बरकरार रखना अमरीकी सदर की दुनिया में अमली सिफारतकारी करने के लिए निहायत अहम है। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत में अस्करी तसादुम हो रहा था और दोनों ममालिक 10 मई को जंगबंदी पर राज़ी हो गए थे। और यह जंगबंदी सिर्फ उस वक्त मुमकिन हुई कि जब सदर ट्रंप ने मुदाखलत की और एक मुकम्मल जंग को होने से रोकने के लिए दोनों ममालिक को अमेरिका में तिजारती रसाई की पेशकश कर दी। इसलिए इस मुकदमे में सदर के इख्तियारात को महदूद करने वाला कोई भी फैसला पाकिस्तान और भारत को सदर ट्रंप की ऑफर की अहमियत पर सवाल उठाने का मौका देगा, जो पूरे खित्ते की सलामती और करोड़ों लोगों की जानों के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही आज टैरिफ्स के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी तिजारती अदालत ने ट्रंप की तरफ से नाफिज किए गए इजाफी टैरिफ्स को रोक दिया है और इसे सदर के इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिससे बड़े कारोबारी हजरात से लेकर आम अमरीकियों तक सबके लिए दरामदात के अखराजात बढ़ गए हैं। जिस इमरजेंसी कानून का व्हाइट हाउस ने हवाला दिया था, वो सदर को यकतरफा इख्तियार नहीं देता कि वो दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर टैरिफ लगा दें। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने इस अदालती फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर अपील दायर कर दी है और जहाँ इस मुकदमे के हतमी फैसले के पूरी दुनिया पर ही असरात होंगे, तो वहीं पाकिस्तान और भारत के लिए यह मामला इसलिए भी ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि इस मुकदमे में ट्रंप इंतजामिया पाक भारत सीज़ फायर को बतौर दलील इस्तेमाल कर रही है, जिसे भारतीय हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है। बल्कि वज़ीर आज़म मोदी तो ट्रंप के दावों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से सवाल उठाते हुए कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी अदालत को बताया है कि सदर ट्रंप ने तिजारती मुआहदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत में ज़बरदस्ती सीज़ फायर करवाया। अब ये बात बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में रजिस्टर हो चुकी है। हमारी हुकूमत इस मामले पर खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए है? नरेंद्र मोदी की खामोशी ना सिर्फ मुल्क के लिए परेशान कुन है, बल्कि यह खामोशी बहुत से सवालात भी कर रही है। अब आपको बोलना ही पड़ेगा मोदी जी। मगर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जलसों और रैलियों में हर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म मोदी ने मगरबी बंगाल में जलसे से खिताब किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के मगरबी बंगाल में जलसे पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रद्द-ए-अमल दिया और ऑपरेशन सिंदूर के सियासी इस्तेमाल पर नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि औरतों को सिंदूर देकर उनकी बेइज्जती ना करें। अगर आपको सिंदूर देना ही है तो अपनी बीवी को दें। Please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. जहां वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करार देते हुए मुसलसल इसका क्रेडिट ले रहे हैं,
में नरेंद्र मोदी की फौजी यूनिफॉर्म में तस्वीरें छपवा रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में रोड शो किया तो भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली को बुलवाया, खुद पर फूल बरसवाए। मगर उधमपुर में बीजेपी के रहनुमा आरएस पठानिया ने तो यहां तक कह दिया कि उधमपुर एयरबेस में पाकिस्तान का हमला भारतीय फौज की नालायकी थी क्योंकि भारतीय फौजी सो रहे थे। इस पर कांग्रेस तनकीद कर रही है कि मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डाल रही है और फौज की तौहीन कर रही है। इस हवाले से कांग्रेस ने बीजेपी रहनुमाओं विजय शाह, जगदेश देवड़ा और आरएस पठानिया के बयानात पर मबनी क्लिप शेयर किया है। और फिर कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर रागनी नाइक ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत काफी नहीं थी कि अब बीजेपी रहनुमा फौज को नालायक भी कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तीसी करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। आज एक वाकया हुआ जिसका जिक्र करना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। उधमपुर में भाजपा के विधायक हैं आरएस पठानिया। मतलब इतना अपमान वर्दी का, सिंदूर का, सियासत ऑपरेशन सिंदूर पर काफी नहीं थी। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, ये बोलते जाएंगे, भाजपा के नेता बोलते जाएंगे। तो ये आरएस पठानिया जी आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वायुसेना नालायक है। इसलिए नालायक है कि उधमपुर एयरबेस पर जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वायुसेना सो रही थी और अपनी नालायकी में वो हमला हो जाने दिया। बाकायदा मीडिया से बोलते हैं और कहते हैं, धमकी देते हैं वायुसेना को कि वायुसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपकी नालायकी में तो यहाँ उधमपुर एयरबेस पर इतनी घटना घट गई। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी को सांप सूंघ गया है, मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ है, मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो अगर सेना के नाम पर वोट बटोरना है तो वो पुलवामा हो या पहलगांव, शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, सियासत होगी, चेहरे चमकाए जाएंगे, पूजा की जाएगी सेना की। और जब नहीं जरूरत है तो ठेंगे पे रखा जाएगा, अपमान किया जाएगा। और वो देवड़ा जी को नहीं भूल सकते, उन्होंने तो कह दिया पूरा देश, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी तो और खुश हो गए होंगे। चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 2-4 लोग और ऐसे ही मेरे बारे में बोले। और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता मोदी जी के नुमाइंदे जब आपके घर में आए वो मोदी जी की फोटो लगा हुआ सिंदूर देने के लिए, तो आप जरूर पूछिएगा उनसे कि किसकी चूक के कारण पहलगांव में इतनी महिलाओं की मांग सुनी हुई। कौन व्यक्ति है वो, उसका नाम उजागर क्यों नहीं हुआ, उसका इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बताइए मोदी जी। सेना की वर्दी और मांग के सिंदूर का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी? मेरी बहनों, ये सवाल जरूर पूछना। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा, पर ये पूछना जरूर। सवाल का जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू, आप नहीं जानते नरेंद्र बाबू। सिर्फ यही नहीं, भारत में सख्तगीर हिंदुत्व नजरिए की सियासत करने वाले बीजेपी रहनुमाओं के भारत से बाहर जाते ही सियासी नजरियात ही बदल जाते हैं। भारत में बीजेपी नफरत की सियासत का प्रचार करती है, मुसलमानों को खासतौर पर निशाना बनाती है, उन्हें दहशतगर्दी से जोड़ती है। लेकिन जब बीजेपी रहनुमा सऊदी अरब पहुंचते हैं तो वहाँ यह पैगाम देते हैं कि दहशतगर्दी का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह भारत के अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग पार्लियामेंट में लाने पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी पर तनकीद करते हुए उन्हें हमास से जोड़ने वाले बीजेपी रहनुमा जब सिफारती मुहिम के लिए कुवैत पहुंचते हैं तो फलस्तीन की हिमायत में बयान दे देते हैं। देखिए, भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा बीजेपी के इस दोहरे रवैये को बयान कर रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं जब कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर ये बैग लेकर आई थी जिसके अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, उनके नेताओं, उनके सांसदों ने कितना हमला किया था प्रियंका पर, उन्हें हमास के साथ जोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं करीब 57 सांसद, जिनमें से एक ये निशिकांत दुबे यानी डिग्री दुबे भी हैं। ये व्यक्ति कुवैत में है और यहां पर पैलेस्टाइन की तारीफ कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने प्रियंका गांधी वाड्रा को हमास के साथ जोड़ दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बैग में पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। अब यह व्यक्ति कुवैत में है तो पैलेस्टाइन की महानता के बारे में बोल रहा है। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी
माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी 39 मिलियन डॉलर जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। मैं इसे दोहरे मापदंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इसी बैग का जिक्र किया था। जी हां, जब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ये बैग लेकर आई थी तब तो प्रहार किया ही था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इस पुरानी तस्वीर का जिक्र किया था और क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी? सबसे बड़ी बात, अब तक पहलगाम में हमास का कोई लिंक सामने नहीं आया है। मगर निशिकांत दुबे, याद कीजिएगा, ये जब मुस्लिम देशों की यात्रा पर जा रहा था तब इसने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि इसका एक पूरा रिकॉर्ड है जहां वो हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करता है, लगातार जहर उगलता रहता है। याद कीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाना था और अपने आप को महान पेश करना था, इस व्यक्ति ने क्या कहा था, सुना जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इनको शर्म आती है, शर्म आती है निशिकांत दुबे आपको। इसी तरह कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने भी बीजेपी की इसी सियासत पर कहा है कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो अपने फायदे के लिए मुसलमानों को आगे कर देती है। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरा, भाजपाइयों का कोई ईमान नहीं। मैं ये किसी कारण से कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया, विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैध लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। और उससे पहले की एक लंबी लिस्ट है, वो आप जानते हैं कैसे बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ और उनके हत्यारों को 15 अगस्त के दिन रिहाई हुई, उनकी माल्यार्पण हुआ, उनका स्वागत हुआ, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों ने उनको चीफ गेस्ट तक बनाया। तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, एक लंबी लिस्ट है। और वो है असलियत भाजपा। और आज ये स्थिति है कि उसी कर्नल सोफिया अंसारी जिनके खिलाफ आपके मंत्री टिप्पणी करते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके परिवार को गुजरात सरकार का कलेक्टर बोलता है आइए मोदी जी पर फूल बरसाइए। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में अपने सिफारती वफूद भेजे हुए हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका समेत किसी भी अहम मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ और भारतीय बयानिए के हक में कोई बड़ी या काबिल जिक्र पेशरफ सामने नहीं आई है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री भी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें मईशत, सिफारतकारी और खित्ते में अमन के क़याम के अज़म का इजहार तो किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सदर अजय राय ने कहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और इस नाकामी को छुपाने के लिए अलग अलग वफूद भेज रही है। अवाम जान चुकी है कि उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। अपने फेलवर को छिपाने के लिए ये अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशंस भेज रहे हैं, पर कहीं पर भी आम जनता समझ चुकी है कि ये केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले जौहरी मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं। दोनों जानिब से मस्बत पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से जल्द ही अच्छी खबर सामने आएगी। ताहम
इस सारी सूरत हाल में ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल किसी सिफारती हल के बजाय ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारियां कर रहा है और इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। और इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग दी है। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इन खबरों को फेक न्यूज़ करार दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने खुद इन खबरों की तस्दीक कर दी है। कल ओवल ऑफिस में एक तकरीब से खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात को मज़बूत करार दिया। और इस दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि वो ईरान को निशाना ना बनाए, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने नेतन्याहू से कहा कि अभी ऐसा करना नामुनासिब होगा क्योंकि हम एक हल के बहुत करीब हैं। Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Sanctions. I did, yeah. If Senate Republicans want to push It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell them? Did I you just said I don't think it's appropriate. We're having very good discussions with them, and I said I don't think it's appropriate right now. Because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections and no trust. I don't trust anybody. I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. ट्रंप की इस गुफ्तगू से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें दावा किया गया था कि अमरीकी हुक्काम को खदशा है कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बगैर किसी पेशगी इतला के हमले करने का फैसला कर सकता है। और इस वजह से ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक टेंस फोन कॉल भी हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल से आगाह हुक्काम का कहना है कि ऐसे वक्त में जब ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान की अहम जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकियां देकर इन मुज़ाकरात को सबूजात करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के तरीके पर इख्तलाफात की वजह से सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कम अज कम एक टेंस फोन कॉल हुई है। और हालिया दिनों में अमरीकी हुकूमत के आला हुक्काम और इसराइली आला क़यादत के दरमियान मुतअद्दिद हंगामी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में फ़रीक नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह यह है कि दोनों ईरान की कमज़ोरी के इस मौके से फ़ायदा उठाने के तरीक़े पर मुत्तफ़िक नहीं है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के अहम हिस्से तबाह कर दिए थे जो ईरान की जौहरी तंसीबात की हिफाजत के लिए अहम थे। इस कार्रवाई के बाद इसराइली तैयारे मारे जाने के खतरे के बगैर ईरान की सरहदों के करीब जा सकते हैं। इसके साथ ही इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को भी कमज़ोर कर दिया है। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान की ये कमज़ोरी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी, इसलिए हमले के लिए यही मौजू वक्त है। और दूसरी तरफ ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान की कमज़ोर हालत मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है ताकि अफजोदगी के प्रोग्राम का खात्मा मुमकिन हो और अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो फौजी कार्रवाई की धमकी मौजूद हो। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि बुध को इस आर्टिकल की इशाअत के बाद सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया कि उन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया था कि मुज़ाकरात के दौरान हमला करना मुनासिब नहीं होगा। ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से इस खबर को फेक न्यूज़ करार देने के बाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने 2015 के जौहरी मुआहदे की मुखालफत की और उसे सबूताज करने की कोशिश भी की। यहाँ तक कि अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करके मुआहदा ख़त्म करने की उन्होंने अपील की थी। इस बार भी अमरीकी मदद के बगैर ईरान पर हमले की धमकियां देकर इसराइली हुक्काम ने पुराना हरबा दोबारा अपनाया है और वो इसरार करते हैं कि इसराइल महज धमकियां नहीं दे रहा। हालांकि गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों में वो ऐसी धमकियां कई बार देकर पीछे हट चुके हैं। दो बाखबर अफराद के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया को इस माह सदर ट्रंप के पहले बाज़ाब्ता गैर मुल्की दौरे से कुछ ही दिन पहले इशारा दिया था कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारों ने भी इसराइल की इन तैयारियों का पता लगा लिया था। इस सूरत हाल के बाद सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू ने इस बात की तरदीद नहीं की कि उन्होंने अपनी फौज और खुफिया इदारों को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया था, बल्कि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास इस हमले के लिए एक महदूद वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का एक बड़ा खदशा ये भी है कि इसराइल बगैर किसी वार्निंग के ईरान पर हमला करने का फैसला कर सकता है।
अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा है कि इसराइल सिर्फ 7 घंटों में हमले की मुकम्मल तैयारी कर सकता है, जिससे नेतन्याहू को रोकने के लिए अमेरिकी दबाव डालने का वक्त बहुत महदूद रह जाएगा। लेकिन इसी अमेरिकी फौजी जायजे में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर इसराइल ने अकेले बगैर अमेरिकी मदद के हमला कर दिया तो वो हमला कितना मौसर होगा। कुछ इसराइली हुक्काम जो नेतन्याहू के करीब हैं, उनका मानना है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका के पास इसराइल की फौजी मदद करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। इसराइली हुक्काम ने अपने अमेरिकी हममनसबों को बताया है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले का हुक्म एक कामयाब मुआहदा होने की सूरत में भी दे सकते हैं। इस मामले से आगाह कई अफराद के मुताबिक अप्रैल में व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने इसराइली कौमी सलामती के हुकाम को हुक्म दिया कि वो ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी जारी रखें। इस मंसूबाबंदी में एक छोटे पैमाने की कार्रवाई भी शामिल है, जिसके लिए अमेरिकी मदद की जरूरत ना हो। इसराइल के पास पहले ही मुख्तलिफ नौइयत के हमलों की मंसूबाबंदी मौजूद है, जिनमें इंतहाई महदूद और मखसूस अहदाफ पर कार्रवाई से लेकर कई दिनों तक ईरान की तनसीबात पर बमबारी जैसे ऑपरेशन शामिल हैं। हालांकि कुछ अहदाफ ईरान के गुंजान आबाद शहरों में हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी सियासी समझौता हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 ईरानी हुक्काम ने बताया है कि अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद फंड्स को जारी करे और सिविल मकासद के लिए ईरान के यूरेनियम को रिफाइन करने का हक तस्लीम कर ले तो ईरान यूरेनियम की अफजोदगी के अमल को रोक सकता है। और ये सब कुछ एक सियासी समझौते के तहत हो सकता है, जो आगे चलकर एक बड़े जौहरी मुआहदे की तरफ बढ़ सकता है। मुज़ाकराती टीम से करीब इन ज़राए ने बुध को बताया कि अगर अमेरिका ईरान की शराइत को मान ले तो जल्द ही एक सियासी समझौता मुमकिन है। इन ज़राए में से एक जरिए के मुताबिक यह मामला अभी तक अमेरिका के साथ बातचीत में ज़ेर बहस नहीं आया है। ज़राए ने रॉयटर्स को मज़ीद बताया कि इस मुआहदे के तहत ईरान 1 साल के लिए यूरेनियम की अफजोदगी रोक देगा, अपने हाईली इनरिच यूरेनियम के जखीरे का कुछ हिस्सा बैरून मुल्क भेजेगा या उसे सिविल मकासद के लिए फ्यूल प्लेट्स में तब्दील करेगा। यूरेनियम की अफजोदगी में यह आर्जी वक्फा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में एक दूसरे की रेड लाइन्स के इख्तलाफात को ख़त्म करने का एक तरीका हो सकता है। अमेरिकी हुक्काम बार बार कह चुके हैं कि ईरान के साथ किसी भी नए जौहरी मुआहदे में यह वादा शामिल होना चाहिए कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, क्योंकि उसे एटमी हथियार बनाने के मुमकिन रास्ते के तौर पर देखा जाता है। ईरान ने बारहा एटमी हथियार बनाने के इरादों की तरदीद की है और कहा है कि वो जौहरी तवानाई सिर्फ सिविल मकासद के लिए हासिल करना चाहता है। ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के मुकम्मल खात्मे के मुतालबे को अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए खुलेआम मुस्तरद कर दिया था। वाशिंगटन में एक अमेरिकी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी ज़राए की तरफ से पेश की गई ये तजवीज़ अब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आई है। ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने रॉयटर्स की रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी एक तयशुदा उसूल है जिस पर बात नहीं हो सकती है। ईरानी राय ने मजीद कहा कि ईरान ट्रंप इंतजामिया के मुतालबे के मुताबिक अपने जौहरी प्रोग्राम या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने या अपनी जौहरी तनसीबात को सील करने पर हरगिज़ आमादा नहीं होगा। ईरानी ज़राए के मुताबिक इस मुतालबे के बजाय अमेरिकी सदर ट्रंप को अवामी तौर पर ईरान के खुद मुख्तार हक को तस्लीम करना होगा कि वो जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन होने के नाते यूरेनियम की अफजोदगी कर सकता है। साथ ही अमेरिका को ईरान के तेल की आमदनी के मुंजमद शुदा फंड्स को जारी करने की इजाज़त देनी होगी, जिनमें कतर में रखे गए $6 अरब भी शामिल हैं। 2023 में अमेरिकी सदर बाइडेन की हुकूमत के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत ये $6 अरब अनफ्रीज तो कर दिए गए थे, लेकिन ईरान अब तक कतर के बैंक में मौजूद इस रकम तक रसाई हासिल नहीं कर सका है। एक दूसरे ईरानी जरिए के मुताबिक ईरान चाहता है कि उसके फंड्स बगैर किसी शर्त या पाबंदी के ईरान मुंतकिल किए जाएं। अगर इसके लिए कुछ पाबंदियां हटानी पड़ी तो वो भी हटाई जाएं। ज़राए का कहना था कि यह सियासी मुआहदा मौजूदा जौहरी सिफारतकारी को ज़्यादा मौसर बना सकता है, क्योंकि इससे मुस्तकिल मुआहदे के लिए दरपेश मुश्किल मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। दूसरे ईरानी जरिए ने मजीद बताया कि मकसद कोई उबूरी मुआहदा करना नहीं है, बल्कि एक सियासी समझौता करना है ताकि यह जाहिर हो सके कि दोनों फरीक कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरबी सिफारतकारों को अमेरिका और ईरान के दरमियान अफजोदगी के मामले पर मुसालहत के इम्कानात पर शक है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियों में संजीदगी के साथ कमी ना दिखाई और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए उसकी तस्दीक ना हुई तो यूरोपीय ताकतें किसी भी आर्जी सियासी मुआहदे की मुखालफत करेंगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि चाहे यूरेनियम अफजोदगी पर इख्तलाफात कम भी हो जाएं, पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना फिर भी मुश्किल होगा। अमेरिका जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक पाबंदियों को मरहलावार ख़त्म करना चाहता है, जबकि ईरान का मुतालबा है कि उसकी मईशत को मुतासिर करने वाली तमाम अमेरिकी पाबंदियां फ़ौरन ख़त्म की जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जरिए से पूछा गया कि 2018 में जब सदर ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के जौहरी मुआहदे से निकालने के बाद
दोबारा पाबंदियां लगाईं तो क्या यूरेनियम अफजोदगी में वक्फे के दौरान वो पाबंदियां हटाई जा सकती हैं? तो इस जरिए ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात के 5 मरहलों में इस पर बातचीत हुई है। 2018 के बाद से ईरान के मरकजी बैंक और कौमी तेल कंपनी समेत दर्जनों ईरानी इदारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान की मजहबी हुकूमत इस वक्त कई बहरानों से निमट रही है। तवानाई और पानी की किल्लत, करेंसी की कदर में शदीद कमी, इसराइल से कशीदगी में हिमायती मलेशिया गिरोहों का नुकसान और ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले के बढ़ते हुए खदशात जैसे मसाइल ट्रंप की सख्त पॉलिसियों से मजीद संगीन हो गए हैं। ट्रंप ने जनवरी में दोबारा व्हाइट हाउस में आने के बाद ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी को दोबारा नाफिज कर दिया था, जिसमें मजीद सख्त पाबंदियों समेत मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर बमबारी की धमकियां भी शामिल हैं। ईरानी हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स को बताया कि ईरानी क़यादत के पास मुआशी तबाही से बचने के लिए किसी नए मुआहदे के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। गुज़िश्ता चंद बरसों में ईरान में सोशल रिप्रेशन और मुआशी मुश्किलात के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे देखने में आए, जिनसे सख्ती से निपटा गया। ताहम इन मुजाहिरों से ईरानी हुकूमत की कमजोरी भी वाज़ेह हो गई। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत और वहशियाना हमले मुसलसल जारी हैं और अब गजा में जारी इन हमलों को 600 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। गजा से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं। ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ साथ इसराइली फोर्सेज की जानिब से गजा में मुसलसल बमबारी की जा रही है, जिससे बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। साथ ही इसराइली फोर्सेज ने गजा में पहुंचने वाली इमदाद भी अपने कंट्रोल में लेकर भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गजा की सूरत हाल इस कदर दर्दनाक है कि कल अक़वाम मुत्तहिदा में सूरत हाल बयान करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर रो पड़े। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. These are children. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this horror? गजा में इसराइली जारियत पर अब इसराइल के मगरबी इत्तेहादी भी खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं, इसराइली हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, मगर अमेरिका की तरफ से अभी तक वाज़ेह तनकीद नहीं हुई है। कल ओवल ऑफिस में जब अमेरिकी सदर ट्रंप से गजा की मौजूदा सूरत हाल का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम गजा की सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है और हम गजा में ग़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात करने वाले अपने खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ को बुलाया कि वो जंगबंदी पर पेशरफ पर आगाह करें। We're dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation, very nasty fight. October 7th was a very nasty day, the worst that I think I've ever seen. It was a horrible day, and people aren't going to forget that either. So we'll see how that all works out. And Steve, would you want to say a couple of words about Gaza because you just have some information? Steve Witkoff, do you want to come up for a second? You might give them a little bit of information as to what's happening with Gaza and also Israel. We're having some very good talks with Iran. We'll find out whether that means anything, but we're having good talks. I think that we are on the precipice of sending out a new term sheet that hopefully will be delivered later on today. The President is going to review it, and I have some very good feelings about getting to a long-term resolution, temporary ceasefire, and a long-term resolution, a peaceful resolution of that conflict. इससे पहले मंगल को यह खबर सामने आई थी कि हमास ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया है, ताहम इसराइल ने इसकी तरदीद कर दी। जबकि अब से कुछ देर पहले इसराइली मीडिया पर यह खबर सामने आई है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों के अहले खाना से मुलाकात के दौरान जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया है और वो जल्द ही इस तजवीज़ को काबीना के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज इमरान खान से मुलाकात हुई, वकला की बड़ी अहम इतला। फैसल चौधरी जो आज इमरान खान साहब से मिले हमारे साथ होंगे, क्या कहा इमरान खान ने, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल बातचीत से इनकार के बाद 2 दिन पहले इमरान खान की तरफ से एक बड़ी पेशकश सामने आई थी। गिव एंड टेक की बुनियाद पर मुज़ाकरात करने की बात कर दी गई थी। इमरान खान की बहन हलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया था कि हमारे साथ बैठकर बात करें और हमें बताएं कि इमरान खान क्या चीज़ छोड़ें जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से बात करते हुए हलीमा खान ने देखिए क्या कहा था।
जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, उसको जेल से निकलते हुए निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें। आप जजेस को ना धमकाएं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कह दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो कुछ दो नहीं होगा। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है, मैं इंसाफ चाहता हूँ। सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समाअत हो, मेरी जो हक़ है मैं अदालतों से हासिल करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर मेरे से बात करना चाहता है, एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं। मैंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे और फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और वो फिर इम्प्लीमेंट होगा। अलीमा खान के एक बयान की बाज़गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कह दिया है कि अलीमा खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इमरान खान ने वाज़ेह कहा है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान साहब ने ये कहा कि कुछ लो की बुनियाद पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। और आज अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को आइन और कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। अगर कोई और पॉइंट्स हैं जिनसे इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है तो वो बता दें। हमने जो बात की कि इमरान खान क्या छोड़ें, तो इसी से आपको समझ आ गई कि जब टेबल पे बैठें और गिव एंड टेक हो तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो दो चीज़ें इमरान खान मांग रहे हैं और वो जो चीज़ कह रहे हैं कि गिव अप कर दो, वो यही चाहते हैं कि इमरान खान अपना जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की कौम के लिए, रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की बालादस्ती, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो अगर हम आज ये कहेंगे, अगर कोई और पॉइंट्स हैं जिनका आपका ख्याल है कि इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है जुडिशरी से, तो आप वो बता दें। बाकी पॉइंट्स हम ले जाएंगे इमरान खान के पास, और किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे आज इमरान खान से मुलाकात करने वाले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी से। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, आपकी भी हुई। अली जफर खान साहब ने कहा कि जो गिव एंड टेक वाली बात थी उसको क्लैरिफाई किया इमरान खान साहब ने, तो क्या जो अलीमा खान साहिबा ने बात की थी वो अपने तय कर दी थी, क्या मामला था? देखिए क्या साहब, अलीमा बीबी क्योंकि बहन हैं तो उनके कुछ जज्बात भी हैं, कुछ ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी भी होती है। दूसरा ये है कि अलीमा बीबी क्योंकि पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो ये कहना चाह रही थी उनमें से कुछ लोग कुछ दो का उनको ये उनका सवाल करने का मकसद जो है, जो मैं समझा हूँ उस तनाजुर में उन्होंने कहा कि आपको किस बात पे करना है, क्योंकि वो तो ये बात तो वो भी उनको भी समझ में है कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं या जो उनको कायदेबंद की जो उसमें रखा गया है वो कोई कानूनी तौर पे तो नहीं रखा गया। बहरहाल वो सियासी मसला है और फिर जो एंटेंगलमेंट है, जो लड़ाई है वो जहाँ पे है वहीं से रिजॉल्व होनी है। हमारे मुल्क में ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ
तो इस तनाजुर में बात हुई थी। आज इमरान खान साहब की वजाहत के बाद जो है ये मामला काफी रिजॉल्व हो चुका है। मेरा ख्याल में इमरान खान साहब ने जिस तरह से इसको किया है वो एक खुशाइन बात है। और जो आप आज से मिले हैं वो तो आज भी वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, जैसा कि अली जफर साहब ने कहा, और उन्हें लगता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करेगी। इस वक्त वो वीक विकेट पर है एस्टैब्लिशमेंट के, उनसे बात करें। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई अपना तो जाती मामला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर कोई बंदा बात करना चाहता है या पाकिस्तान के लिए कोई सिलसिला करना चाहते हैं तो उनके जो है दरवाजे ओपन है। और वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का जो बात इमरान खान साहब करते हैं उसके पीछे वजह ये है कि ये एक और ये रियलिटी भी है कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। उनका ये कहना है कि 2 महीने पहले जब शुरू में इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे 26वीं तरमीम से पहले, तो जहां पे हमने अदालती जो कमीशन बनाने का कहा और हमने ये कहा, उस पे भी हुकूमत मुलाकात तक नहीं करवा सकी। लिहाजा वो जो मामलात उस वक्त हैं तो इनके हाथ में है नहीं। और इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान में एक रियलिटी है, तो उसके साथ जो असल पावरफुल हैं उन्हीं के साथ बात होगी तो मामलात को आगे किया जा सकता है। और जो ज्यादा प्रॉब्लम है, ये भी तो इसको नाम मानना, ये कहना गलत होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम है बात तो वहीं पे की जाती है ना। वैसे अगर वो लोग अब तक बात नहीं कर रहे हैं, इमरान खान मुतअद्दिद दफा कह चुके हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं, दूसरी तरफ से बात नहीं की गई, अब आपको लगता है जो इस वक्त सिनेरियो बना है उसमें एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत है इमरान खान साहब से बात करने की? देखिए, बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त कोई कंपल्शन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो बात करे, और अगर वो बात करना चाहेंगे तो अपने TORs के ऊपर करेंगे। लेकिन जब इस सिचुएशन में जो नॉर्मली अप्रोच होती है, जिसको सेन अप्रोच ये होती है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं तो फिर आप मामलात को दुरुस्त तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इस वक्त इमरान खान साहब से बात करके जो मुल्क में जारी एक सियासी अदम इस्तेहकाम, देखिए फौज के जो पोलराइजेशन थी वो फौज की जीत के बाद हमारी हिंदुस्तान के ऊपर जो जीत हुई है उसके बाद खत्म हो चुकी है, ये रियलिटी है। अब जो एक सुपीरियर पॉलिटिकल हिकमत अमली अडॉप्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए, और उसमें जज्बातियत की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जो जंग के पहले के हालात और थे, जंग के दौरान और जंग के बाद के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और डे टू डे अफेयर्स में शाहजेब साहब, सियासी जो लोग होते हैं वो डे टू डे समझते हैं कि सियासत डे टू डे अफेयर है और इसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो पॉलिटिकल हिकमत अमली की जो एब्सेंस है उससे भी इमरान खान साहब की ज़ात को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और उनको हुआ है। और अगर वो जो पार्टी बाहर बैठी हुई है, अगर उन्होंने सियासी अप्रोच नहीं अपनाई तो उससे फिर मजीद उनकी जो ये कैद है लंबी होने का खदशा, एटलीस्ट मैं अपनी ओपिनियन में मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा सब। और ऐसे सिनेरियो में जो बाहर पार्टी बैठी है, वो खबर आई थी कि एक 4 रुकनी सियासी कमेटी बनाई थी, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर, उस्मान अकरम, उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इमरान खान साहब ने आज, और फिर जो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आलिया हमजा कमेटी की सरबराह हो। ये क्या हुआ आज? देखिए, आलिया हमजा के जो कल ये कमेटी बनी उसमें आलिया हमजा तो क्योंकि समड़याल में वो हमारे ज़मनी इलेक्शन में मसरूफ़ थी, तो उस वक्त ये कमेटी बनाई गई और उसमें जो है आपने जो नाम लिए वो साहबान उसमें थे। तो उस पे कल काफ़ी हमारे वर्कर्स की तरफ से रिएक्शन आया, क्योंकि आलिया हमजा या जुनेद अकबर ये लोग जो हैं पुराने वर्कर्स हैं, कमिटेड हैं और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और कबूलियत है वर्कर्स में। तो इनके ऊपर वो एक कमेटी बनाई गई, उनका इख्तियारात कम किए गए, क्योंकि आलिया हमजा बाहर तौर उन्होंने PTI को मुतहरिक तो किया है पंजाब में जब से वो आई हैं, तो उसके ऊपर ये कमेटी में उनका नाम ना होना, इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया। तो फिर सुबह उस पे ट्वीट जब आलिया हमजा की खुद भी आई तो उस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया। तो इमरान खान साहब से ये जो कारकुनान के जज्बात थे ये वकला ने शेयर किए कि ये मामला जिस तरह से ये मिस हैंडल हुआ है और जिसने भी ये करवाया है उसने को पार्टी की खिदमत नहीं की। तो फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो तो ऐसा ही है कि कप्तान जो है टीम में शामिल ना हो, तो उनको फिर वो शामिल करके जो वहाँ पे जो इंडिया हमारे सामने में दिया गया
दीगर वकला भी मौजूद थे कि वो ही स्पीयर हेड करेंगी और जो पंजाब के मामला है वही देखेंगी। मतलब उन्हें सरबरा बनाने को कहा या रुकन बनाने को कहा? क्योंकि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि पीटीआई पंजाब की सियासी कमेटी का सरबरा नहीं बनाया गया है, पानी पीटीआई की जानिब से आलिया हमजा को कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। अब चीफ ऑर्गेनाइजर जो पंजाब की है, पंजाब से मुतल्लिक जो कमेटी होगी, अगर वो उसकी सरबराह नहीं होंगी तो कन्वीनर नहीं होंगी तो और कौन होगा? बहरहाल ये मामला जो हैं ये इसको बेहतर है कि पार्टी के अंदर ही हल कर लिया जाता और उनको एतमाद में लिया जाता। कल अगर आपने कोई कमेटी बनानी थी तो आप उनको एतमाद में लेके बात कर लेते। जब वो बिजी थी इन द मिड स्ट्रोक आपने कर दिया तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें मिस हैंडलिंग हुई है। आलिया हमजा वो वर्कर नहीं है या वो पार्टी की लीडर नहीं है जिनकी आम वर्कर्स में जो है वो कबूलियत नहीं है। वो वर्कर उनके साथ एसोसिएट करता है, खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई क़यादत है इनको थोड़ा सा काम करते हुए अपने पुराने वर्कर्स को एतमाद में लेना चाहिए और उनसे खुद को गैर महफूज नहीं समझना चाहिए। और सब साथ में 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि कौन कौन विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है पार्टी में मुझे अच्छी तरह पता है। इस हवाले से आज उन्होंने कोई बात की, कोई वजाहत की? क्योंकि खबर यही हो रही थी कि जी वो तो अपनी पार्टी को चार्जशीट कर रहे हैं इस हवाले से। देखिए ये जो जाहिर है जो मौजूदा क़यादत की तरफ इशारा था या उनका जो वहाँ पे मामलात थे, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं उनको भी ये पता है कि विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेला जा सकता, आपको एक ही तरफ रहना पड़ता है और एक ही तरफ रहना चाहिए। अप्रोचेस या ओपिनियंस का डिफरेंट है इसमें। असल में शाहजेब साहब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप देखिए कि ये उस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी के अंदर से या फैमिली में से कुछ लोगों ने उठ के जो है वो फिंगर पॉइंटिंग की, जिससे पार्टी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। देखिए इस किस्म की बातें जो होती हैं, यानी आप सबको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज है उनके यहाँ पे तो फौज ने कोई नाम नहीं भेजा या ट्रॉफी तो नहीं भेजी कि जो आपको नहीं मिली। तो इस तरह से फिर जब आप लोगों की, क्योंकि सारे रजाकार हैं, कोई तनख्वाहदार तो है नहीं या कोई जाती मुलाजिम तो है कोई नहीं, तो जब वो आप इज्जत ही मांगते हैं सारे और इज्जत देनी चाहिए। पॉलिटिकल जमातों में अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर तो इंसल्ट फील करते हैं। तो वो जो ये मामला उससे ज़्यादा हुआ और इमरान खान साहब को एक ड्रॉबैक है, हैंडीकैप ये है कि वो जेल में हैं और उनको जो लोग मिलते हैं या बात करते हैं वो ज़्यादातर गिब्बतें करते हैं या शिकायतें लगाते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती नहीं है वहाँ पे, यानी उनके बाहर निकलने की कोई बात हो या कोई पॉलिटिकल सही करने की बात हो, तो वो बड़ी पेटी जो है गुफ्तगू होती है जिसके फिर ये मामलात निकलते हैं। लेकिन जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं उनका नाम तो सामने आने चाहिए। और तहरीक कब चलाने का कहा है उन्होंने? तरीका तो उन्होंने ईद के फौरन बाद कहा था, उन्होंने पहले ऐलान किया तो उसका जो लाएमल है वो देंगे और या पार्टी जो है वो कोई लाएमल देगी कि वो किस तरह से तहरीक चलाना चाहते हैं। क्योंकि इस बार, और ये बात इमरान खान साहब की कोई नई नहीं है, पहले भी वो यही कहते थे कि इस्लामाबाद में नहीं आएंगे और मुल्क के तूल अर्ज में मुख्तलिफ शहरों में जो है वो किए जाएंगे पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज जो है पीटीआई का हक है और पीटीआई एहतजाज करने का हक महफूज रखती है, हमारा आईनी और कानूनी हक है। और फैसला साहब आपकी एक राय थी कि आपको लग रहा है कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो 9 मई की मुकदमात में गालिबन नाअहल हो जाएंगे, आपको अभी भी लग रहा है कि ऐसा होगा? देखिए सर, 9 मई के शाहजेब साहब जो नजर ये आ रहा है कि 9 मई के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं आई है। हालांकि 9 मई बड़ा पोलिटिसाइज केस है, उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जिसने पीटीआई को छोड़ दिया है वो मुलव्वस होने के बावजूद उनको पूछा नहीं जाता। लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई को नहीं छोड़ा या पीटीआई के सिंपैथाइजर्स हैं उनके ऊपर 35 बशमूल इमरान खान साहब के पीटीआई की जो लीडरशिप थी 9 मई को, उनके ऊपर 35 सदादे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और इन मुकदमात को जो है वो बड़ी तेजी से कंक्लूड किया जा रहा है। 40 दिन की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। इसमें बहुत सारे हाजिर पार्लियामेंटेरियन भी पीटीआई के शामिल हैं। तो अगर वो 40 दिनों में जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, अब शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहबा या दूसरे हमारे जो लीडरान हैं उनका लेटर ऑन रिकॉर्ड है, उनकी एब्सेंस में शहादतें रिकॉर्ड किए जा रही हैं और ज़ाब्ते की जो
फेयर ट्रायल की कार्रवाई तो नहीं हो रही, बिल्कुल ही वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। तो इसमें जो है 40 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सजाएं भी होंगी और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, वो रेडी बैठा होता है पीटीआई के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में। तो मैं समझता हूँ कि अगर दिन को अनाउंस होगी तो शाम से पहले वो इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और अपील का जो टाइम है वो भी नहीं देंगे। तो उसके बाद सियासी नक्शा मुल्क का चेंज होगा। कतई नज़र कि उसका सियासी इम्प्लीकेशन क्या होती है, मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत या ताकतवर हल्के इससे कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे और उनका ख्याल है कि इस वक्त जो कि गलत ख्याल है, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए हैं और वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, इररिलेवेंट हो गए हैं। हालांकि इमरान खान साहब इररिलेवेंट नहीं हुए हैं, वो उनके साथ पब्लिक है। एक इवेंट हेयर एंड देयर कैन चेंज द सिचुएशन और वो हो जाएगी। इमरान खान साहब आज भी सबसे पॉपुलर है, कल भी थे और आइंदा भी मैं नहीं देखता कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। पीटीआई बतौर जमात जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान और पीटीआई जो है वो लोग जो हैं या वर्कर्स जो हैं या हम लोग जो हैं, हम इमरान खान साहब को ही पीटीआई समझते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हिदायत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।